नमस्कार दोस्तों, पीएस टेक चैनल में आप लोगों का एक बार से फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं लाइव आकर आप लोगों से प्रैक्टिस सेट हल कराऊंगा, लेकिन फ्रेंड्स कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण मेरा चैनल जो है अभी लाइव होने के लिए रेडी नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा पाऊँगा इस समय। तो फ्रेंड्स इसके लिए काफ़ी मुझे खेद जताना पड़ रहा है कि मैं आप लोगों को लाइव क्लास नहीं दे पा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों को ऑफलाइन रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूँगा फ्रेंड्स। और जब कुछ दिनों के बाद मेरा चैनल इसके लिए रेडी हो जाएगा तो मैं लाइव भी आकर आप लोगों को और लाइव टेस्ट प्रैक्टिस सेट आप लोगों से हल कराऊंगा। तो फ्रेंड्स जिन लोगों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो वो ज्वाइन कर ले, जहाँ पे उन्हें फ्री में नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो भी मैं नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं, मैं उसे बुक से और जो भी मैंने नोट्स बनाए हैं या इंटरनेट से मैं खोज के कई बुकों में से उसे ढूंढ के मैं बनाता हूँ। किसी एक बुक से या कहीं इंटरनेट से उठा लिया इस तरह से, या मैंने अपने से लिख दिया, इस तरह से मैं नोट्स नहीं बनाता हूँ। मैं कई बुक्स को मिला के तब जाके नोट्स तैयार करता हूँ जो हमारे सिलेबस के लिए ही केवल हो तभी। क्योंकि राजनीति शास्त्र बहुत लंबा चौड़ा है या भूगोल बहुत लंबा चौड़ा है, तो इसके लिए हमें जितना पढ़ना है केवल उतना ही का नोट्स हम लोग पढ़ें तो ठीक है, क्योंकि समय हमारे पास कम है। तो फ्रेंड्स वीडियो में बिना देरी किए हुए चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न फ्रेंड्स हमारा है मार्क। तो फ्रेंड्स इसमें मैंने 139 नंबर से प्रश्न लिया है, क्योंकि ये मैंने हम लोगों ने प्रश्न नंबर 138 तक हम लोगों ने हल कर लिया था इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग 139 से देखेंगे। तो चलिए 139 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है। आप लोगों की स्क्रीन पे होगा। मार्क्स के अनुसार विश्व की समस्त प्रतिक्रियाओं का एकमात्र कारण, यानी मार्क्स के अनुसार जो विश्व की जो समस्त प्रतिक्रियाएं हैं उसका एकमात्र कारण क्या है? आध्यात्मिक होता है, भौतिक होता है, प्राकृतिक होता है या वैचारिक होता है? तो फ्रेंड्स मार्क्स के अनुसार जो विश्व की समस्त प्रक्रियाओं का एकमात्र कारण होता है वह भौतिक होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है मार्क्सवाद के अनुसार संसार के विकास का उद्देश्य क्या है? मार्क्स के अनुसार संसार के विकास का उद्देश्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति, भौतिक सुख एवं भौतिक शांति, आध्यात्मिक सुख एवं शांति, प्रसन्नता एवं आनंद की प्राप्ति। तो फ्रेंड्स मार्क्स के अनुसार जो संसार का विकास का उद्देश्य वह है भौतिक सुख एवं भौतिक शांति, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। फ्रेंड्स देखिए मार्क्स ने हमेशा भौतिकवादी के विचारधारा को समर्थन दिया है। तो जहाँ भौतिक की बात आएगी, भौतिक पॉजिटिव की बात आएगी, वहाँ मार्क्स का उसमें योगदान होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग इतना एक ट्रिक इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए हमारा है, अगला प्रश्न कह रहा है मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन, मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन क्या है? अव्यवस्थित क्रम में होते हैं, निश्चित द्वंद्ववादी नियमों के अनुसार होते हैं, स्वतः होते हैं, उल्टे सीधे ढंग से होते हैं। तो फ्रेंड्स जो मार्क्स के अनुसार जो सामाजिक परिवर्तन होता है वह हमारा किस तरह का होता है? तो वो हमारा निश्चित द्वंद्ववादी नियमों के अनुसार होते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निश्चित द्वंद्ववादी नियमों के अनुसार। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 142 कह रहा है मार्क्सवाद के अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीपति क्या होते हैं? श्रमिक क्या करते हैं? श्रमिक को उसके श्रम से अधिक मजदूरी देता है, या श्रमिक को उसके श्रम से कम मजदूरी देता है, या श्रमिक को उसके श्रम के बराबर मजदूरी देता है, या श्रमिक को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स मार्क्स के अनुसार जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीपति होते हैं वह श्रमिक को उसके श्रम से कम मजदूरी देता है, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या करा है, प्रश्न नंबर 143 मार्क्सवाद के अनुसार अतिरिक्त मूल्य क्या है? श्रमिक को दिया गया अतिरिक्त वेतन, या वस्तुओं पर लगाया गया अतिरिक्त मूल्य, या वस्तुओं का विनिमय मूल्य, या श्रमिक के वास्तविक मूल्य तथा श्रमिक को दिए गए वेतन के बीच का अंतर? तो फ्रेंड्स मार्क्सवाद के अनुसार श्रमिक को
श्रमिक के वास्तविक मूल्य तथा श्रमिक को दिए गए वेतन के बीच का अंतर है। ये क्या है? मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य है। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी 143 का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है मार्क्सवाद के अनुसार पूंजीवाद व्यवस्था को साम्यवादी व्यवस्था में परिवर्तन के लिए क्या है? ऑप्शन हमारे पास शांतिपूर्ण एवं वैध तरीके अपनाने होंगे, या सशस्त्र क्रांति करनी होगी, या धैर्य से प्रतीक्षा करनी होगी, या पूंजीपतियों को समझाकर तैयार करना होगा। तो मार्क्स के अनुसार फ्रेंड्स जो पूंजीवाद व्यवस्था को साम्यवादी व्यवस्था के क्या करना होता है? सशस्त्र क्रांति करनी होगी। क्या करनी होगी? सशस्त्र क्रांति करनी होगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 144। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। संविधान, तो संविधान क्या है? राज्य का एक आवश्यक तत्व है, सरकार का एक अंग है, या राज्य के संगठन, स्वरूप तथा शक्ति का आधारभूत ढांचा है, या आदर्श राज्य का लक्षण है। तो फ्रेंड्स संविधान हमारा क्या है? तो संविधान हमारा जो है राज्य के संगठन, स्वरूप तथा शक्ति का आधारभूत ढांचा है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। सरकार कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, राज्य की प्रभुसत्ता का क्रियात्मक स्वरूप एवं उसका आवश्यक तत्व है, या राज्य का एक ऐच्छिक संघ है। तो फ्रेंड्स जो सरकार होती है वो हमारी क्या होती है? तो सरकार जो हमारी होती है राज्य की प्रभुसत्ता का क्रियात्मक स्वरूप एवं उसका आवश्यक तत्व है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? व्यवस्थापिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, या व्यवस्थापिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, या कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, या न्यायपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 148 का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 148 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यही है संसदात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 149। प्रश्न नंबर 149 कह रहा है संसदात्मक शासन प्रणाली वह शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण होता है, या व्यवस्थापिका पर कार्यपालिका का नियंत्रण होता है, या कार्यपालिका पर न्यायपालिका का नियंत्रण होता है, या कार्यपालिका निरंकुश एवं सर्वोच्च होती है। फ्रेंड्स आप लोग बताएं जो संसदात्मक शासन प्रणाली वह शासन प्रणाली है जिसमें क्या होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों में से आप लोग टिक करके बताएं ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा प्रश्न नंबर 149 का। तो 149 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण होता है। ठीक है, कहाँ पर? संसदात्मक शासन प्रणाली वह शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण होता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। संसदात्मक शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री संसदात्मक प्रणाली में क्या होते हैं, क्या भूमिका होती है उनकी? राजनीति महराब की आधारशिला है, या प्रधानमंत्री का अपने साथियों के साथ समान अधिकार होता है, या मंत्रिमंडल में बहुमत की राय के अनुसार कार्य करता है, या प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल में प्रथम स्थान होता है। तो फ्रेंड्स जो संसदात्मक शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री होते हैं वह राजनीतिक महराब की आधारशिला होती है। ठीक है, यानी 150 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है संसदात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रमुख स्थान होता है, क्या होता है? ठीक है फ्रेंड्स, या प्रधानमंत्री का प्रमुख स्थान होता है, या न्यायपालिका का प्रमुख स्थान होता है, या मंत्रिपरिषद का प्रमुख स्थान होता है। तो संसदात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है फ्रेंड्स? प्रश्न नंबर 152।
तो संसदात्मक शासन प्रणाली में हमारे जो प्रधानमंत्री का क्या होता है, प्रमुख स्थान होता है। किसका? प्रधानमंत्री का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए संसदात्मक प्रणाली में हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वे केवल का नाम मात्र होते हैं, लेकिन वास्तविक जो हमारे कार्यपालिका का जो स्वरूप होता है वह प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी प्रश्नों को बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है, इसमें मैं आप लोगों को व्याख्या करके नहीं बता पाऊँगा। इसके लिए मैं नोट्स प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, उसमें आप लोग पढ़ लीजिए, या तो मैं इसके लिए जो व्याख्यात्मक प्रश्नों के आंसर होंगे मैं उनको व्याख्यात्मक प्रश्नों का भी वीडियो मैं आप लोगों को अब बीच बीच में प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो चलिए अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, किस देश में संसदात्मक शासन प्रणाली प्रचलित है? अमेरिका, इंग्लैंड, पाकिस्तान, रोमानिया। तो बहुत अच्छा सा प्रश्न फ्रेंड्स, किस देश में संसदात्मक शासन प्रणाली प्रचलित है? कहाँ पे प्रचलित है? तो फ्रेंड्स हमारा जो इंग्लैंड है यहाँ पे कौन सी शासन प्रणाली प्रचलित है? संसदात्मक शासन प्रणाली प्रचलित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, किस देश में संसदात्मक प्रणाली नहीं है? किस देश में संसदात्मक प्रणाली नहीं है? इंग्लैंड में, भारत में, अमेरिका में या बांग्लादेश में? तो फ्रेंड्स जो हमारा अमेरिका है यहाँ पे संसदात्मक शासन प्रणाली नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 154 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी, अमेरिका में संसदात्मक प्रणाली नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली में, देखिए राष्ट्रपति शासन प्रणाली में क्या होता है? कार्यपालिका विधानमंडल के अधीन होती है, या कार्यपालिका विधानमंडल से श्रेष्ठ होती है, या कार्यपालिका विधानमंडल के समक्ष होती है, या कार्यपालिका विधानमंडल का अभिन्न अंग होती है? तो प्रश्न नंबर 155 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो प्रश्न नंबर 155 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, राष्ट्रपति शासन प्रणाली में क्या होता है? कार्यपालिका विधानमंडल के समक्ष होती है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या है, जॉर्ज सोरेल किस विचारधारा का प्रमुख प्रवक्ता था? जो जॉर्ज सोरेल था वह किस विचारधारा का प्रमुख प्रवक्ता था? श्रमिक संघवाद का, राज्य समाजवाद का, साम्यवाद का, या प्रजातांत्रिक समाजवाद का? तो फ्रेंड्स जो हमारा जॉर्ज सोरेल था वह श्रमिक संघवाद का क्या था? विचारधारा का प्रमुख प्रवक्ता था, यानी कि ऑप्शन ए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रमिक संघवाद। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत किस अधिकार की व्यवस्था नहीं है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत किस अधिकार की व्यवस्था नहीं है? तो फ्रेंड्स हमारा देखिए ऑप्शन क्या है, धार्मिक आचरण एवं प्रकार की स्वतंत्रता, या धार्मिक मामले में प्रबंध की स्वतंत्रता, या सशस्त्र धार्मिक संगठनों के गठन की, या राजकीय शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 157 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 157 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सशस्त्र धार्मिक संगठनों के गठन की। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 158। क्या कह रहा है, थोड़ा सा जूमिंग कम कर लेते हैं। हाँ अब देखिए प्रश्न नंबर 158, आर्थिक सुरक्षा निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किस तत्व का समावेश नहीं है? आर्थिक सुरक्षा निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किस तत्व का समावेश नहीं है? ऑप्शन है आपके पास, समस्त स्त्री पुरुष को जीविका के साधन प्रदान करना, समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करना, सभी नागरिकों को उनकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार रोजगार दिलाना, निजी स्वामित्व को पूर्णतः समाप्त कर राष्ट्रीयकरण की नीति को कार्यान्वित करना। तो फ्रेंड्स जो हमारे आर्थिक सुरक्षा निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किस तत्वों का समावेश नहीं है? चार ऑप्शन है आपके पास, चारों में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, निजी स्वामित्व को पूर्णतः समाप्त कर राष्ट्रीयकरण की नीति को कार्यान्वित करना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 158 का। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा है, संघीय शासन की कौन सी विशेषता नहीं है? संघीय शासन की कौन सी विशेषता नहीं है? केंद्र तथा राज्य सरकारों में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, लिखित एवं कठोर संविधान,
या इकहरी नागरिकता की आवश्यक व्यवस्था या स्वतंत्र उच्च न्यायालय। तो संघीय शासन की कौन सी विशेषता नहीं है फ्रेंड्स? प्रश्न नंबर 159, तो संघीय शासन की जो एक विशेषता इसमें से नहीं है वह है इकहरी नागरिकता की आवश्यक व्यवस्था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 159 का। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 160, निम्नलिखित में से किस देश में द्विदलीय शासन प्रणाली पर शासन संचालन आधारित है? किस देश में द्विदलीय शासन प्रणाली चलती है? ठीक है, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, भारत में या संयुक्त राज्य अमेरिका में। बहुत अच्छा सा प्रश्न है फ्रेंड्स, लगभग कुछ लोग जानते होंगे कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो फ्रेंड्स इससे जुड़ा मैं आप लोगों को एक फैक्ट भी बता दूंगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है, द्विदलीय शासन प्रणाली है। क्यों? क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल 2 ही दल हैं, केवल 2 ही दल हैं। हमारे देश में कितने हैं? बहुत सारे दल हैं, इसलिए हमारे जो देश में कौन सी शासन प्रणाली चलती है? बहुदलीय चलती है। लेकिन हम संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल द्विदलीय चलती है। और वे द्विदल कौन कौन से हैं? पहला तो है हमारा डेमोक्रेटिव और दूसरा क्या है? रिपब्लिकन। यही 2 पार्टियां हैं, यानी 2 दल यही केवल हैं। तो इसलिए वहाँ पे द्विदलीय शासन प्रणाली चलती है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे जुड़ा एक फैक्ट था जो आप लोगों को मैंने बताया। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अधिनायक तंत्र वह शासन प्रणाली है जो व्यक्तिक स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति करती है या प्रेस की स्वतंत्रता स्वीकार करती है या शासितों की सहमति पर आधारित है या सब विरोधी दलों को समाप्त कर देती है। तो अधिनायक तंत्र कौन सी शासन प्रणाली है फ्रेंड्स? प्रश्न नंबर 161। तो जो अधिनायक तंत्र की शासन प्रणाली है वह क्या करती है? सब विरोधी दलों को समाप्त कर देती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 161। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, भारतीय संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ पर है? किसको प्रदान की गई है? संघ को प्रदान की गई हैं, राज्यों या इकाइयों को प्रदान की गई हैं, या संघ एवं राज्य दोनों को प्रदान की गई है, या किसी को प्रदान नहीं की गई है। तो फ्रेंड्स जो भारतीय संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियां हैं वह हमारे संघ को प्रदान की गई है। किसको? संघ को प्रदान की गई है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या है, संघीय शासन द्वारा राज्य सरकारों के प्रशासन पर नियंत्रण रखने का कौन सा साधन नहीं है? कौन सा साधन नहीं है? राज्य सरकारों को निर्देश देना, राज्य सरकारों को संघीय कार्य सौंपना, राष्ट्रों में राष्ट्रपति शासन लागू करना, गवर्नर द्वारा मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करना तथा समयानुसार उन्हें पदच्युत करना। तो बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स ये काफ़ी मैं चुने हुए प्रश्नों को मैं लिया हूँ। ये मैं ऐसा बुक है जिसमें से मैं प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करा रहा हूँ। ये काफ़ी अच्छी बुक है। तो फ्रेंड्स ज़रूर नहीं है कि ये प्रश्न ही सेम आपके एग्ज़ाम में आएंगे, लेकिन इससे जुड़ा हुआ प्रश्न अगर आएगा तो आप लोग इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं उस प्रश्न का। तो प्रश्न नंबर 163 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो आप लोग गेस कर रहे होंगे, कमेंट करके भी आप लोग बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, देखिए हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। गवर्नर द्वारा मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करना तथा समयानुसार उन्हें पदच्युत करना। ये क्या होता है? संघीय शासन द्वारा राज्य सरकारों का ये क्या होता है? प्रशासन पर नियंत्रण रखने का यही साधन नहीं है। बाकी जो हमारे 3 ऑप्शन है ये सब उसके साधन है, केवल डी जो नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 163 का। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य अधिकारों और कर्तव्यों के पारस्परिक संबंधों की सही स्थिति प्रस्तुत करता है? ए, अधिकारों का अस्तित्व केवल कर्तव्यों के संसार में संभव है। बी, अधिकारों और कर्तव्यों का आपस में कोई मेल नहीं हो सकता। सी, अधिकारों का अर्थ है असीमित स्वतंत्रता। या डी, अधिकारों का अभिप्राय है विशिष्ट विशेषाधिकार। तो फ्रेंड्स कौन सा राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 164 का? आप लोग
कमेंट करके देखिए फ्रेंड्स। थोड़ा वीडियो को मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, तो आप लोग इसको पूछ करके भी आप लोग इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या गेस कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 164 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए। कौन सा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अधिकारों का अस्तित्व केवल कर्तव्यों के संसार में संभव है। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसके संबंध में बात कही गई है? ये कही गई है बात अधिकारों और कर्तव्यों के पारस्परिक संबंध की। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है हमारा। अगला प्रश्न है, किस व्यवस्था को सबसे पहले इंग्लैंड ने अपनाया और वहीं से अन्य देशों ने इसे ग्रहण किया? बहुत अच्छा सा प्रश्न है फ्रेंड्स, ये हम सबको जानना चाहिए, चाहे हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हों या नहीं पढ़ते हों, इसे हमें जानना चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आइए 166 के चारों ऑप्शनों को हम लोग देख लेते हैं। चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन क्या है? राजतंत्रात्मक व्यवस्था, या सीमित राजतंत्रात्मक व्यवस्था, या कुली तंत्रात्मक व्यवस्था, या प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था। तो फ्रेंड्स, जो इंग्लैंड से जो अपनाया गया सभी देशों ने उसे ग्रहण किया है, वह क्या है? वह हमारा राजतंत्रात्मक व्यवस्था है। ठीक है, कौन सा? राजतंत्रात्मक व्यवस्था। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न 167 नंबर का देखिए क्या कह रहा है। जन शिकायतों के निवारण हेतु सबसे अधिक प्रभावी तंत्र है, क्या है? लोकपाल व लोक आयुक्त, आश्वासन संबंधी संसदीय समिति, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, या नागरिक परिषद। तो जन शिकायतों के निवारण हेतु सबसे अधिक प्रभावशाली तंत्र हमारा क्या है फ्रेंड्स? तो वे हमारा सबसे प्रभावशाली जो तंत्र है वह है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, किसके लिए? जन शिकायतों के निवारण हेतु। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 168 देखिए क्या कर रहा है। सामान्य विधि क्या है? राजनीति शास्त्र में एक सामान्य विधि होती है, देखिए वह क्या है? राजा द्वारा बनाए गए सामान्य नियम, या संसद द्वारा पारित वैधानिक नियम, या संवैधानिक कानून, या न्यायालय द्वारा स्वीकृत रीति रिवाज एवं परंपराएं। तो फ्रेंड्स, जो सामान्य विधि होती है वह हमारे न्यायालय द्वारा स्वीकृत रीति रिवाज एवं परंपराएं होती है। ठीक है, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 168 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक पंचशील सिद्धांतों में नहीं है? आपके पास चार ऑप्शन है। विपत्ति काल में पारस्परिक सहायता, पारस्परिक लाभ, शांतिपूर्ण अस्तित्व, या सीमा सुरक्षा हेतु पारस्परिक सम्मान। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 169 का क्या आंसर होगा? तो 169 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पारस्परिक लाभ। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पंचशील सिद्धांतों में यह हमारा नहीं आता है। बाकी जो हमारे विपत्ति काल में पारस्परिक सहायता ये भी आता है, शांतिपूर्ण अस्तित्व आता है, सीमा सुरक्षा हेतु पारस्परिक सम्मान आता है, लेकिन पारस्परिक लाभ नहीं आता है। किसमें? पंचशील सिद्धांत में। यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। सॉरी फ्रेंड्स, ब्रिटिश शासन का वास्तविक प्रधान कौन है? सम्राट, पार्लियामेंट, लोक सदन का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री तथा कैबिनेट। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। ब्रिटिश शासन का वास्तविक प्रधान कौन है? अगर जो लोग राजनीति अच्छे तरीके से, जो लोग राज व्यवस्था लोग पढ़े होंगे तो उन्हें पता होगा कि जो प्रधानमंत्री और कैबिनेट होता है, यही क्या होता है? ब्रिटिश शासन का वास्तविक प्रधान होता है। और ये हमारे इंडिया में भी यही होते हैं, प्रधानमंत्री और कैबिनेट। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 170 का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ब्रिटिश शासन सिद्धांत राजतंत्रात्मक है किंतु वस्तुतः क्या है? देखिए, ब्रिटिश शासन का सिद्धांत है कि वहाँ राजतंत्र चलता है, लेकिन वस्तुतः वह क्या है? अधिनायक तंत्र है, लोकतंत्र है, या निरंकुश राजतंत्र है, या कुलीन तंत्र है? तो फ्रेंड्स, जो ब्रिटिश में जो शासन व्यवस्था चलती है वो राजतंत्र, लेकिन वास्तव में वह हमारी लोकतंत्र व्यवस्था है। कौन सी? लोकतंत्र व्यवस्था है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न नंबर 173 कह रहा है, द्विदलीय प्रणाली की अपेक्षा बहुदलीय प्रणाली का एक बड़ा लाभ यह है कि, देखिए, द्विदलीय प्रणाली की अपेक्षा जहाँ बहुदलीय प्रणाली होती है वहाँ सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? देखते हैं ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है। तो पहला ऑप्शन है, यह सरकार को स्थिरता प्रदान करती है फ्रेंड्स। बी कह रहा है,
इसके अंतर्गत सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का सफलतापूर्वक पालन किया जा सकता है, या इसके अंतर्गत सुदृढ़ सरकार की स्थापना संभव होती है, या जनमत के सभी पक्ष इसके अंतर्गत प्रतिनिधित्व पाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो द्विदलीय प्रणाली की सबसे बड़ी द्विदलीय प्रणाली की अपेक्षा बहुदलीय प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? प्रश्न नंबर 173। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सबसे बड़ा जो लाभ होता है वह यह लाभ होता है कि जनमत के सभी पक्ष इसके अंतर्गत प्रतिनिधित्व पाते हैं। किसमें? बहुदलीय प्रणाली में। ठीक है, किसकी अपेक्षा? द्विदलीय प्रणाली की अपेक्षा। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 173 का। अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 174 नंबर का प्रश्न कह रहा है विधि का शासन क्या है? विधि का शासन हमारा क्या है? ब्रिटिश नागरिकों द्वारा किया गया नैतिक आचरण, या राजा की स्वेच्छा अनुसार संचालित शासन, या किसी विशेष व्यक्ति की इच्छा से नहीं वरन विधि के द्वारा शासन संचालन, या शासन संचालन की एक विशेष पद्धति। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 174 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। किन्हीं विशेष व्यक्ति की इच्छा से वरन नहीं विधि के द्वारा शासन संचालन। विधि का जो शासन होता है वह किसी व्यक्ति की विशेष से नहीं, बल्कि वहाँ का जो विधि कानून होता है उसके द्वारा जो शासन संचालन होता है यही विधि का शासन होता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रश्न नंबर 175 राजनीतिक संप्रभुता का सार किसमें निहित है? ए ऑप्शन है यह एक राज्य के अंतर्गत उन सभी प्रभावों का योग है जो वैधानिक कानून को प्रभावित करते हैं। बी कह रहा है यह एक सरकार में निहित वह सत्ता है जो निहित में सरकार में होगा फ्रेंड्स। यह एक सरकार में निहित वह सत्ता है जो विधि पूर्वक अंतिम आदेश प्रदान करने का अधिकार रखती है, या यह जनता को सामान्य इच्छाओं की अभिव्यक्ति है, या यह एक राज्य में निहित न्यायिक सर्वोपरि की अभिव्यक्ति है। तो फ्रेंड्स, राजनीतिक संप्रभुता का सार किस में निहित है? प्रश्न नंबर 175। तो प्रश्न नंबर 175 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह एक राज्य के अंतर्गत उन सभी प्रभावों का योग है जो वैधानिक कानून को प्रभावित करते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 175 का। अगले प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 177। देखिए क्या कह रहा है, राज्य की उत्पत्ति का समुचित कारण क्या है? राज्य की उत्पत्ति का समुचित कारण क्या है? यह एक सामाजिक समझौते की उत्पत्ति है, या यह ऐतिहासिक विकास का परिणाम है, या यह व्यक्ति के आधारपूर्ण प्रवृत्ति का परिणाम है, या यह दैवी इच्छा की सृष्टि है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 177। तो फ्रेंड्स, जो राज्य की उत्पत्ति का समुचित कारण है वह है कि यह ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। ठीक है, जो इतिहास में विकास हुए हैं उसी से हमारा क्या होता है? राज्य की उत्पत्ति होती है, वहीं से हमारे राज्य की उत्पत्ति होती है, यानी ऑप्शन बी इसके राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 177। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों ने देखा प्रश्न नंबर 177 तक प्रश्न नंबर 139